ठीक है भैया, चलो। तो अपनी रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है और ये कल वाला जो आउटपुट था वो गया। तो देखो, लास्ट हमने जो पढ़ा था वो ये वाला सिलेक्टेड टैग आखिरी था हमारा, है ना? क्या मतलब था इसका? सुनो, आपको याद होना चाहिए कि हम जो कंट्रोल है जिन्हें हम सिलेक्टर बोलते हैं, चार पांच तरीकों से बना सकते हैं। एक यूनिवर्सल, एक नेम सिलेक्टर, यानी कि जो हम टैग्स बनाते हैं वो लाइक H1 बनाया था। फिर एक हमने आईडी बनाई थी, हैश माई आईडी वन के नाम से बना लो फॉर एग्जाम्पल। और फिर डॉट माई क्लास वन के नाम से बना लो। ये पांच तरीके, चार तरीके सॉरी हमने सीखे। बाकी फिर वो इंटरनल वाले हैं, वो भी हम बाद में बात करेंगे दोबारा से। इसका मतलब क्या है? सिर्फ H1 पे काम कर रहा था या P पे काम करेगा, P का बनाएंगे। और इसका मतलब क्या है? ये सभी जहां पर भी आपने इंपोर्ट किया उस पेज में जितने भी टैग्स होंगे सब पे काम करेगा। सबके मार्जिन पैडिंग हमने 0 कर दिया, चाहे वो बॉडी का हो, चाहे वो H1 का हो, चाहे किसी का भी हो। तो ये बड़े काम की चीज होती है। एक ये आपको क्लियर, ये किसी पर्टिकुलर टैग पर मल्टीपल लाइन लगा सकते हो, पर कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर आपने वैसे लगा दिया तो चल तो जाएगा अभी प्राइमरी लेवल पर, बट आगे आप फंसना शुरू कर दो। तो किसी भी पेज पर जो आप आईडी बनाते हो एक बार यूज करना, कभी भी दोबारा यूज नहीं करना, याद रखना। अगर आपको मल्टीपल टाइम यूज करने की जरूरत पड़ती है तो आप क्लास का यूज करो। आईडी मतलब रोल नंबर। एक क्लास में एक बच्चे का रोल नंबर एक ही होगा या एक से ज्यादा होगा? हमेशा एक ही होगा ना, क्योंकि और नेम मल्टीपल हो सकते हैं। तो उसी तरीके से इसको आपको याद रखना। चलो हटा देते हैं, दोबारा से एक बार शॉर्ट रिवीजन किया है। फिर उसके बाद ये देखो, यहां पर मैंने टैग नहीं बनाया, दोनों में अंतर है। ये नाम मैंने टिप दे दिया, बट ये चल तो जाएगा, लेकिन ये एक्सटेंडर्ड या गुड प्रैक्टिस टू डू नहीं। क्यों? क्योंकि डिव नाम का टैग भी होता है और आपने उसी नाम से आईडी बना दी, तो थोड़ी सी आगे जाके प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। आप क्या कर सकते हो? आईडी डिव कर दो, तो डिव की आईडी है, डिव आईडी कर दो। और बहुत बार यूज करोगे तो नंबर दे दो। और स्पेसिफिक जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो नाम दे दो कि भाई ये हेडिंग की आईडी है या हेडिंग की डिव है, इस तरीके से। ये बॉडी की है, ये लेफ्ट बॉडी की है, राइट बॉडी की है, ये फुटर की है, उस तरीके से। ठीक है? तो ये मैंने लिखा तो था, बट ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा करके डिव आईडी कर देता हूँ। आईडी डिव कुछ भी लिख दो। इससे क्या होगा कि वहां पर जहां मन करे मैं वहां लगा सकता हूँ। अब लेकिन अगेन नेमिंग कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, तो इस डिव आईडी को मैं पैराग्राफ पे भी लगा सकता हूँ, H1 पे भी लगा सकता हूँ, कहीं भी लगा सकता हूँ। बट नाम से क्या इंडिकेट कर रहा है? डिव आईडी। तो इसको हम डिव में ही लगाएं। लगा सब जगह सकते हैं, बट कहाँ लगाना चाहिए? डिव में। एक दूसरा आईडी वन। अभी तो ऐसा तो आप एक पेज में 10 20 100 200 500 डिव भी होंगी, तो थोड़ी ना मैं उसको कोई बार बार लगाऊंगा या कैसे याद रखूंगा। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा नंबर दिया है ना। तो डिव आईडी वन, डिव आईडी टू। तो अगर मेरे पेज में दो डिव हैं तो मैं उनको अलग अलग तरीकों से इस तरह लगा। ठीक है? याद आ गया कुछ? दूसरा सेम चीज, अब यहां पर आप ऐसे मत बनाना क्लास डिव क्लास, ये गलत है। गलत अगेन कुछ नहीं है, रद्द तो हो जाएगा, लेकिन क्लास थोड़ी ना डिव के लिए होती है। नॉर्मल केसेस में क्लास तो जेनरिक बनाते हो ना, एक प्रॉपर्टी बनाई जो पी पे भी काम करे और सब पे काम करे। अगर आपको लगता है कि कोई यूनिक या ऐसी क्लास बना रहे डिव पे काम करेगी, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये गलत कुछ नहीं है, बट स्टैंडर्ड नहीं है। अब देखो, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि आईडी मैंने कौन सी बनाई है? तो सॉरी, हैश के थ्रू क्या बनती है? मैंने उल्टा लिख दिया क्या? पहले उल्टा लिखा था क्या मैंने? सॉरी, तो लोग टोक दिया करो यार। भैया सुनो, एक गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है, वहां पर हैश से डिनोट करना था, क्योंकि वहां हम आईडी का डिस्कशन कर रहे थे और यहाँ क्लास का डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ किससे डिनोट होना चाहिए? डॉट से। अरे यार, ऐसी गलती हो तो बता दिया करो यार रिकॉर्डिंग में। तुम कहीं सुना दो उतना सा ही पार्ट, तो दिक्कत हो जाएगी ना हमारे लिए। तो पूरा सुना तो ठीक है भाई, लेकिन ध्यान रखना है ऐसी चीजें रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना। तो ये ठीक है। अब ऊपर वाली डिव क्लास आप बना रहे हो वो गलत है, क्योंकि वो जेनरिक क्लास है, जहां लगाओगे वहां पर वो काम करेगी। तो नाम अच्छा नहीं है, चलेगा लेकिन स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहे, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डिव के अंदर ही चलाना है। तो अगर आपने डिव क्लास वन दे भी दिया तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। डिव क्लास वन वो मल्टीपल के हिसाब से। ठीक है? चलो, फिर एक हमने पढ़ा था
मल्टीपल है तो ये मल्टीपल के लिए आ गया। अब इसमें हमने कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज लिख दी और कुछ सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए हमने H1 दोबारा से लगा दी, ये भी वैलिड। लेकिन ऐसा, ठीक है, ये समझ में आ गई ना बात? इससे क्या हो रहा है, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी जो H1 H2 दोनों को देनी है उनको वहां रखा है, और जो सिर्फ H1 को देनी है वो मैंने अलग रखी है एक। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं, अरे ऊपर हटा ही देता हूं, ऐसा करता हूं तो इसका कोई सेंस नहीं है। जब दोनों, तो दोनों को एक ही में रखो ना, सिंपल। ठीक है, गुड। तो यही हमारी बात हुई थी, इंटरनल कैसे बनाते हैं और मल्टीपल टैग्स कैसे बनाते हैं, सिलेक्टर्स कैसे यूज करते हैं। अब आते हैं प्रोग्रामिंग। ये हमने बात करी थी डोम की। डोम मतलब डोम होता है जब रियल हो या वर्चुअल हो। जब हम रिएक्ट पे पहुंचेंगे तो वर्चुअल होगा, उसको दोबारा पढ़ेंगे जब रिएक्ट फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी डोम को फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं, और राइट क्लिक करके यहाँ आ जाए। एक आध कोई डिव की हम प्रॉपर्टी और लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे एक दो चीजें और बतानी है। मैं एक टैग बना लेता हूँ डिव। ये टैग है, इसका कलर मैंने कर दिया रेड। ठीक है, एक छोटी सी चीज और, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी अगर नहीं पता है तो H1 कलर। आपको याद होगा मैंने कलर कोड के बारे में बोला था, रेड, ग्रीन, RGB। और इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, कहां से कहां तक की वैल्यू होती है इसकी। कमेंट, कमेंट समझते हो, और शॉर्टकट कहती कंट्रोल/। नाउ RGB, चलो ठीक है, RGB, तो टाइप नहीं होगा कोई बात। इसकी वैल्यू कितने से कितने तक होती है, 0 से लेकर गुड 255 तक। अब एक सब्जेक्ट आप आगे पढ़ोगे उसमें कन्वर्ट करते हैं इसको, किसमें, बाइनरी में। हमारे पास है हेक्साडेसिमल में। 4 प्रकार के कोड्स होते हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले उन्होंने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन बाकी ने जरूर सुने होंगे। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ऐसे वर्ड सुने ना। तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल का मतलब होता है जो 0 से 255 तक की वैल्यूज है, हेक्साडेसिमल में जब लिखते हैं तो 0 से लेकर FFF तक जाती है। अब ये क्या होता है इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे, कॉलेज में आप अपने आप पढ़ लो। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता। तो मैंने 255, 255 और 255 ही लिखा हुआ है, यानी कि कलर के मैक्सिमम वैल्यू को मिलाया हुआ है। जब 255 255 यानी कि RGB को मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलाते हैं तो कौन सा कलर बनता है, व्हाइट। तो यहाँ व्हाइट कलर बनेगा। ठीक, ठीक। दूसरा, अगर आपको ऐसा नहीं देना है, आपको नहीं पता कि इसका कोड क्या होता है, तो आप सीधे सीधे नंबर लिख दो, RG, RG। ठीक है, पहला वाला रेड का होता है, दूसरा ग्रीन का और तीसरा ब्लू का। आप यहाँ पर नंबर पास कर दो, 33, 44, ये कुछ तो बन गया होगा, 45। तो जब हम कलर को इस क्वांटिटी में मिलाएंगे तो एक कलर बन के आया होगा, वो कलर बगल में ब्रैकेट में आपको तस्वीर है, आउटपुट में देख लेंगे। देखो यहाँ व्हाइट का दिख रहा है और यहाँ पर रेड। अब ये CSS की प्रॉपर्टी नहीं, VS कोड की प्रॉपर्टी है। जब मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ तो मुझे बताता है उससे मिलते जुलते कॉम्बिनेशन। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहे तो देखो कोड बदल रहा है, मुझे ये वाला देना है तो मैंने चलो ये वाला दे। ठीक है, ये वाला है ना। है। वापस अपने मुद्दे की बात पे आते हैं, कंट्रोल S। मैंने क्या दिया हुआ, H1, H2 और टिप। एक P और ले लेते हैं, P की भी हमें जरूरत पड़ेगी। P, अभी सिर्फ कलर लेते हैं। कलर कौन सा ले ले बोलो जरा, ऑरेंज ले लेते हैं नाम से। ठीक है, अब इधर आ गए टिप, इसको रन करें तो देखो पहले ब्लैक आ रहा था, अब रेड आ रहा है क्योंकि हमने दे दिया। और सिलेक्टर लगा हुआ है किसके ऊपर, मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाया हो तो सबके मार्जिन करेंट हट गए। अगर स्पेसिफिक का देना है तो आप इस डिव के टैग में दे दो, क्योंकि डिफॉल्ट वाले सबके हट चुके हैं। फिर वही प्रायोरिटी, हमने वैसे क्या बात करती, सबसे पहला प्रायोरिटी किसकी होती है, एक्सटर्नल की, फिर इंटरनल की और फिर इनलाइन की। लेकिन
अगर एक्सटर्नल में भी 2 बार आपने यूज कर दिया, जैसे यूनिवर्सल ऑफ ए टैग, तो फिर पहले किसकी मतलब लोअर प्रायोरिटी किसकी होगी? यूनिवर्सल की, और उसके बाद आपने जो टैग लगाया वो चले। तो अगर मान लो कि मैं ये चाहता था कि सबके ऊपर से वो हटा दो, मार्जिन पैडिंग हटा दिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि डिव में बनी रहे, और स्पेसिफिक डिव में बनी रहेगी तो मैं आईडी क्लास लिख दूंगा। मैं चाहता हूं डिव में बना रहे या डिव के स्पेसिफिक क्लास में बना रहे, तो डिव के लिए काम नहीं करेगा। जब डिव में वो क्लास लिखूंगा उसके लिए काम करेगा। पुरानी वाली वीडियोस देखो, हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं सब, उसमें हमने बता रखा हुआ। तो अभी हम ऐसा ही रखते हैं, यहां तक की बात ठीक है। नेक्स्ट, मार्जिन पैडिंग और दीजिए थोड़ा सा। तो सुनो, माय जब मैं इस क्लास का यूज करूं तो इसका कलर आ जाए मेरे पास पिंक, और पैडिंग आ जाए 5 पिक्सल्स, मार्जिन आ जाए, ये चारों तरफ से आएगा ना। अभी तो क्योंकि एक ही डिव लगी है उसके अंदर भी क्लास यूज नहीं हुई। अब यहाँ आ जाओ, और मैंने कैसे लिखी है क्लास भी? डिव की क्लास, अगर मैं किसी और टैग में क्लास को लगाऊंगा तो काम नहीं करनी चाहिए। ये डिव, ये डिव, ये H1 और ये H1, अभी हम सब पुराना वाला पढ़ रहे हैं, H1 और H2। तो देखिए जरा, H1 तो गायब ही हो गया है, क्यों? क्या मजा गया? कलर मैंने उसको व्हाइट दे दिया क्या? अच्छा हाँ ठीक है। तो देखो कई बार ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो जाती है, हमने बिल्कुल ही व्हाइट कर दी ना समझाने के लिए। कलर में हल्का सा तेजी लेकर आए, सिल्वर कर दे। आपको कोड देना है, कोड दे दो। टी नहीं, या अब ठीक। अब इसके बाद हमारी मेन बात शुरू होती है, क्लास। क्लास का नाम क्या था? CLS1, यही है ना? देखो, ऊपर थोड़ा सा एलो आगे खिसका है, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ या चारों तरफ मार्जिन और पैडिंग देख रखी हुई है, बाकी दो तरफ दिख नहीं रही है, बट दी तो वहां पे भी। क्यों नहीं दिख रही? कि उसके आगे कोई कंटेंट नहीं है, कंटेंट होगा तब वो दिखेगी नहीं। इतना हो गया। अब आती है बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड यूज किया था, तो अभी ये सब कुछ इंडिपेंडेंट है, तो सारे के सारे जो टैग्स हैं इसको हम पेरेंट और चाइल्ड भी बोलते हैं। तो बॉडी मेन हमारा पेरेंट है, और बॉडी के भी ऊपर जाए तो उनका ग्रैंड पेरेंट कौन है? HTML है। HTML के अंदर 2 पेरेंट टैग है, कौन कौन से? ठीक। और उस बॉडी के अंदर 4 हमारे पास पेरेंट टैग है, div, div, H1, H1। अब इसको थोड़ा सा हटा दूं, इसको भी हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, या इस पूरे को ही हटा के अंदर ले जाए। अब समझो क्या हुआ। div के अंदर बॉडी टैग के कितने पेरेंट है? 4 है ना? कितने हैं? गुड, एक ही तो रहे मेरे भाई, एक है ना? उसके अंदर कितने हैं? 3 है, एक div और 2 H। एक बार डोम पे जाके क्लेरिफाई कर लेते हैं। आ गया? और इंस्पेक्ट एलिमेंट में है हम, इसको दिख रहा है नहीं आपको? ये देखो, आप चाहो तो क्रोम पे भी जा सकते हो। बॉडी, और अगर हम बॉडी को बंद कर दें तो हेड के अंदर 2 ही टैग है, यहाँ पर आए। इसमें कितने टैग है बॉडी के अंदर? एक ही तो है, वो स्क्रिप्ट को छोड़ो, वो अलग। इस डिव में कितने टैग है? इवन 4 है। आपको 3 दिख रहे हैं बट वो 4 है। कहाँ 4 बताओ? 3 ही तो है। 4 है। ये जो हेलो है, ये हम टैग नहीं बोलेंगे, बट इंडिपेंडेंट एंटिटी है ना, तो उस डिव के अंदर इसकी भी तो कोई ना कोई वैल्यू है।
3 टैग प्लस टेक्स्ट है। एक सब्जेक्ट आता है डेटा स्ट्रक्चर, वहां हम ट्री पढ़ते हैं, बचपन वाले में ट्री पढ़ते हैं कि नहीं? तो हमारे पास जो ट्री होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक सब ट्री होती है, एक लीफ होती है ना, या जिसको हम ब्रांच बोलते हैं। पेड़ देखा है सबने, पेड़ में अलग अलग वो होते हैं ना, छोटे छोटे पेड़ जिसको हम ब्रांचेस बोलते हैं, शाखाएं बोलते हैं। और लास्ट में क्या होता है, हमारे पास पत्तियां होती हैं। जो ब्रांच है उसकी भी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, उसकी भी छोटी छोटी ब्रांचें होती है, लेकिन पत्ती की ब्रांच होती है वो एंड होता है, उसके आगे वो नहीं बढ़ेगा, पक्की बात है। लेकिन किस ब्रांच में से एक और ब्रांच निकला ये हमें नहीं मालूम, सेम चीज है। तो जो डिव है उसके अंदर 3 टैग्स हैं, और एक कौन है, लीफ है, टेक्स्ट है, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इस डिव को कितने भी डेप्थ तक बढ़ा सकता हूं, ये नीचे वाले डिव को, H1 को, H2 को, किसी को भी, लेकिन हेलो नहीं बढ़ेगा। हेलो हमारा एंड पॉइंट कहलाएगा। यही हमारा डोम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये हमेशा एक ट्री के शेप में होता है, पीछे हमने बात की। जब रिएक्ट पे पहुंचेंगे फिर पढ़ेंगे डिफरेंस। ये हमारा एक्चुअल डोम है और रिएक्ट इसको फॉलो करता है, वर्चुअल डोम को। वहां देखें, क्लियर हो गई बात। वापस आते हैं, अब हमें इसको मैंने क्यों बताया अभी समझ में आ जाएगा। अब इस पूरे को मैं हटा देता हूँ, सेव हो गया। देखो मैंने एक टैग लिया हुआ है, आपको याद हो तो ट्री लिया है। अब मेरी हायरार्की कैसी बन गई, हेलो पैरा और हेलो पैरा, ठीक है। इन टेब आगे लिख देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। टेक्स्ट है। अब इसका क्या आउटपुट आ रहा है वो देखो। लाइन तो मैंने कहीं ब्रेक लगाया नहीं, ब्रेक क्यों लग गया, क्योंकि डिव है, और डिव और पैराग्राफ इवन दोनों की प्रॉपर्टी, इवन H1 की भी, तीनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइन अपने आप बदलती है, बदल गई, वो छोड़ो। अब और आगे मुद्दे की बात देखो कि H1 आपने डिव पे क्या लगाया हुआ है, आगे खिसकने की प्रॉपर्टी लगाई है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी वाली डिव पे लगाई है, जिसकी क्लास 1 है, CLS 1 है ना। लेकिन ये पैराग्राफ आगे क्यों खिसक गया, मैंने कब किया, मैंने तो पैराग्राफ पे कुछ लगाया ही नहीं है, तो ये आगे कैसे खिसक गया, ये मुद्दे की बात। बताओ कहाँ है, ये रही मेरी CSS और ये रहा मेरा, देखो यहाँ तो लगाया है हमें मालूम है, लेकिन यहाँ तो नहीं लगाया, ये कैसे खिसक गया। गुड, वेरी गुड भैया। अभी मैंने चाइल्ड पेरेंट कंसेप्ट इसलिए बताया था, आपके डिव की प्रॉपर्टी क्या है, वो आगे से खिसकेगा ना। आपने डिव में लिखा हुआ है उसको, तो जहां से डिव शुरू हो रहा है वहीं से तो उसका अंदर कंटेंट होगा। बहुत बेसिक से कॉमन सेंस वाली चीज है। पॉइंट क्लियर हो गया। यानी कि जब आप कोई कंट्रोल अपने हायर बॉडी को देते हो तो उसके इंटरनल में उसके इफेक्ट्स जरूर दिखेंगे। जब डिव आपका यहां से शुरू हो रहा है अंदर वाला, इस जगह से मेरा कर्सर देखो, तो उसके अंदर का पैराग्राफ बाहर से कैसे शुरू होगा। डिव का मतलब एक डब्बा, एक बॉक्स, उसका डब्बा मेरा यहां से शुरू हो रहा है, ये देखो, ये एक डिव है ना मेरी, मेन डिव है, पूरी डिव ही कहलाएगी। इसके अंदर मेरी एक और डिव है जो आगे खिसकाई है मैंने थोड़ी सी। फिर इसमें जो ऊपर मैंने मैसेज लिखा है हेलो, वो यहां लिखा है, लेकिन अंदर वाली डिव क्लास बनाकर लिखी थी इसलिए वो आगे खिसकी थी। उसमें जब मैसेज लिखा तो ऐसे लिखा, जब उसमें पैराग्राफ बनाया तो यहीं से तो बनेगा मेरे भाई, तो इसलिए वो आप मैसेज इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा। और जैसे ही डिव क्लोज हुई, अंदर वाली क्लोज हुई पहले, तो फिर आप कहाँ आ गए, बाहर आ गए। फिर वो वाला जो मार्जिन पैडिंग सिस्टम था खत्म हो गया, अंदर वाली डिव की, फिर जो मैसेज आया वो यहाँ पर आया, जो भी था हेलो पैरा करके अब क्लियर हो गई बात। इन शॉर्ट बताने का मतलब ये था कि जब भी कोई चाइल्ड पे प्रॉपर्टीज काम करती हैं, वो प्रॉपर्टीज पूरी तरह डिपेंडेंट होती है उसके पेरेंट पे। पेरेंट अगर आगे से काम कर रहा है तो चाइल्ड भी वहीं से काम करे। इतना था मुझे मेन पॉइंट था बताने का। अब ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते, मैं लगाता हूँ टेक्स्ट अलाइन पैराग्राफ के अंदर, नहीं पैराग्राफ, चलो पैराग्राफ पे लगा।
नेक्स्ट टू अ लाइन सेंटर, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, डिव कितना एरिया कवर करता है? पूरी लाइन है। तो उस पूरी लाइन के हिसाब से वो सेंटर में आ गया, और मैंने पी पे लगाया है, कहीं कोई कंडीशन नहीं लगाई कि कौन से पी पे लगे, तो अंदर वाले पी पे और बाहर वाले पी पे दोनों पे काम करने लगा। और डिप का अगर ये स्पैन का सेंटर होता तो वहीं का वहीं चिपका रह जाता, क्योंकि स्पैन का एरिया जितना बड़ा टेक्स्ट होता उतना बड़ा एरिया होता, उसके सेंटर में जाओगे तो भी वही रहेगा। क्लियर होगी बात? लेकिन अब मैं इसमें पेज फंसा दूं क्या? देखो, प्रायोरिटी वाली दोनों संग में लिखा हुआ है, इनका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो कौन से वाले पे काम करेगा अभी? राइट, ऊपर वाला पहले लिखा है तो ओवरराइट हो गया ना, बाद वाला चलेगा, बाद वाले को फाइनल माना जाएगा ना, तो राइट माना गया। अब देखो ऊपर फिर से नीचे वाला पुण्य तक घुस गया, वही रह गया, क्योंकि अगेन वहां पर एक दीवार खड़ी है टिप की, वही अटक गया, वो उसके कॉर्नर तक गया, यानी कि राइट तक गया, और नीचे वाला अपने वाले पेरेंट के राइट तक गया, है ना? खैर, तो प्रायोरिटी वाला फंडा भी क्लियर हो गया। अब यहाँ मुझे क्या बताना था वो देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना? अभी भी कोई मतलब नहीं है। ये टिब के अंदर काम करे, मैं चाहता हूं कि जो सेंटर वाला सिस्टम हो कहाँ काम करे? टिब के पी पे काम करे, ना कि सभी पी पे काम करे। क्यों भाई, क्या बात है? अच्छा, वो भी तो डिब में ही लगाया है, वो भी तो डिब में ही है अभी, क्योंकि वो अंदर वाले भी नहीं लेकिन बाहर वाले पे तो है। मैं डिब को बाहर, पी को बाहर लिख देता हूँ डिब के, समझने के लिए। अंदर वाले को नहीं छेड़ रहे हम, बाहर एक लगा देते डिब के। हेलो, पी आउटसाइड डिब, ठीक है, समझ गए? तो डिब के अंदर ही काम करवाना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे। ये देखो कॉमा नहीं लगा, कॉमा लगा दिया तो इसका कॉमा का मतलब क्या हो जाएगा? डिव और पी दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टीज काम करें, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते, हम डिव के अंदर चाहते हैं। अब थोड़ा सा चीजें बढ़ रही हैं, तो ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। देखो, डिव की माई क्लास वन के अंदर जो पी लगा है उसके लिए काम करे, क्या काम करे? एक छोटी सी चीज और बढ़ा देते हैं, या कलर बदल देते हैं, कलर कर देते हैं पिंक, पिंक नहीं, गोल्ड। अगली बार ब्लू कर देंगे। यहाँ देखो, अब देखो कलर बदल गया, ये देखो कलर बदल चुके हैं दोनों के। ऊपर वाले का कलर गोल्ड कलर हो गया, मैं ब्लू कर देता हूँ, मजा नहीं आ रहा। अरे ब्लू नहीं, दूसरा बोलो। ग्रीन, तो क्या ग्रीन में थोड़ी प्रॉब्लम था, आगे ग्रीन आया मजा। अब ये किसके लिए काम करेगा? ये इस डिव के अंदर, या ये कहें कि किसी भी डिव के पी जब लगे होंगे तो ये काम करेगा, और ये उस पेज में कहीं भी पी लगा हो उसके लिए काम करेगा, और ये उस पर्टिकुलर डिव की क्लास, हर माई क्लास वन पे नहीं, उस डिव के अंदर जब क्लास लगी होगी, जब उसके अंदर पी लिखा होगा तो ग्रीन कलर में आएगा। इस तरीके से बन, अब ये सारी चीजें हो गई जो मेन मेन। अभी तक हमने सेपरेट चीजें पढ़ी थी पहली वाले क्लास में, फिर हमने आईडी क्लासेस और मल्टीपल टैग्स वगैरह कैसे बनाते हैं, इंटरनल कैसे बनाते हैं। अब थोड़ा सा डीप में गए कि पेरेंट चाइल्ड क्या होता है, और स्पेसिफिक चाइल्ड कैसे काम करे, स्पेसिफिक पेरेंट का चाइल्ड कैसे काम करे। इस तरीके से कितनी भी डेप्थ में आप जा सकते हैं, कोई लिमिट। क्या मतलब हुआ? जब डिव मेरी माई क्लास वन हो, उसके अंदर जब पी लिखा हो, उसके अंदर जब H1 हो, तो ये काम करे, नहीं तो काम नहीं। इतना सा फट्टा है जो समझने वाला। और ये जब हम रियल टाइम, अभी तो हम टाइम पास कर रहे हैं, अल्टीमेटली टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जब हम बनाते हैं तब इनका समझ में आता है कि क्या हो रहा है।
अब आप कोई भी जो आपको वेबसाइट अच्छी लगती हो वो वेबसाइट बोलो। फॉर एग्जाम्पल हम जूम वाली वेबसाइट पे ही राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे जाएं, इंस्पेक्ट आ गया, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो बॉडी है या जो हेड है, देखो जो इसमें CSS से स्टाइल शीट लगी होगी यही लगी ना, स्क्रिप्ट ये रही, देखो स्टाइल शीट भी यही लगी होगी, ढूंढ लो टाइटल यही मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं, मेटा मेटा मेटा, ये रहा लिंक मिल गया, ये रहा। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले को डिलीट मार देता हूँ। अब मेरे पास ऐसा कोई टैग ही नहीं है, अरे हट जाना बच्चे, ये इस वाली, नहीं ये CSS वाली नहीं है, CSS वाली लिंक कहाँ है, ये वाली नहीं है, शॉर्टकट है, इसमें लिंक ढूंढो जरा कहाँ लिखी हुई है, स्क्रिप्ट तो है यहाँ पर, कहाँ दिख गया तुम्हें, मुझे भी दिख गया, मुझे भी दिख गया, मुझे भी दिख गया, ठीक है। अब देखो यहाँ दो चीजें मुझे बतानी है, ठीक है, ये रहा, और मल्टीपल यहाँ देखो, मल्टीपल CSS लगी है, मल्टीपल क्यों बनाते हैं हम समझ लेंगे, ये देखो हटा दिया इसको, हेलो, अभी तो सारी नहीं हटाएंगे तो बिल्कुल देसी बन जाती फाइल। तो जैसा हम बना रहे थे, आपको याद है ना जब हमने HTML की फाइल बनाई थी, तो हमारा भी स्ट्रक्चर वैसे ही बन रहा था और इन्होंने भी स्ट्रक्चर वैसे ही बनाया था, उसके बाद इन्होंने उसको सुंदर किया है। तो ये देखो, आप किसी की भी वेबसाइट बिगाड़ सकते हो 2 मिनट के अंदर, ये बिगाड़, अभी तो इतनी सुंदर इसलिए दिख रही है क्योंकि वो 3 CSS और लगी हुई है, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक के लिए है। आप किसी भी वेबसाइट का इंस्पेक्ट एलिमेंट में जा सकते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंडियन रेलवे, आपकी कॉलेजेस की वेबसाइट, और 2 सेकंड बिगाड़ दो। कॉलेज वालों को परेशान करना है, पूरी चीज से ढाके स्क्रीनशॉट भेज दो, आपकी वेबसाइट हैक हो गई। क्या, तो हमने भी तो कहा जूम को, हम कौन से चाइना गए हुए मेरे भाई, ये सिर्फ हमने हैकिंग नहीं करी, ये सिर्फ जो इसको नहीं पता है, जो IT वाला बंदा नहीं है उसका बेवकूफ बना कर, बट अगर IT वाला है तो वो कुछ नहीं करेगा, दोबारा से आपका पोपट कर देगा, ऐसे आ गई बात, ठीक है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात हो रही है, यहाँ हैकिंग का कुछ नहीं होता, ना हमें आती ना हम सिखाते, अगर आ भी जाए तो, ठीक है ना। कुल मिलाकर के पॉइंट क्या है, अब मुद्दे की बात है, वो CSS फाइल, अभी हमने कितनी CSS लिखी है, इतनी सी लिखी है, देखो लिखी है कि नहीं। अब उस बंदे की CSS देखते, जूम वाले की, जो आपको कितनी सिंपल सी वेबसाइट दिख रही है क्या, एक ऊपर लाइन लगी हुई है, आप आराम से बना लोगे, बॉर्डर बॉटम करके, या सिंपल HR से लाइन ड्रॉ कर दो, जूम लोगो लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, 2 लिंक्स लगी हुई है उनको राइट में शिफ्ट कर दिया, बगल में एक छोटा सा या बड़ा सा जूम लिखा हुआ है, और नीचे फुटर लगा हुआ है। लेकिन जब हम ऐसा लिखते हैं तो कितना गंदा दिखता है, और ये ऐसा लिख रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है, लुक आ रहा है ना, आई कैचिंग है, क्यों। अब देखो, उसकी मैं CSS पकड़ता हूँ, कहाँ की CSS ढूंढना भैया जरा, कहाँ लिखी थी, नहीं नीचे नहीं, पहले बॉडी को तो बंद करो, हेड में है, अब यहाँ होगी नीचे की तरफ, ये रही, ठीक है। अब देखो ये CSS यहाँ आया भाई, ठीक है, कॉपी, और नहीं पेस्ट का करना है, रुक तो जाओ, कॉपी पेस्ट तो ठीक है, करना का ये भी तो मेन पॉइंट है, यहाँ पर, और एंटर। ये ओपन सोर्स होती है CSS, आप किसी भी वेबसाइट का HTML निकाल सकते हो बड़े आराम से, किसी भी वेबसाइट की CSS निकाल सकते हो, और उसका क्लोन जो आपने बहुत बार देखा होगा, क्लोन क्लोन क्लोन, वो ऐसे ही बनते हैं। ये रही पूरी CSS, अगर मैं ऐसा जूम को बनाने बैठा तो हालत खराब हो जाएगी। मैंने क्या किया, ये CSS उठा लिया, बाकी चारों भी उठा सकते हैं, और अपने में लगा दिया। अब जब मैं जूम का लोगो लगाऊंगा या हेडर फुटर लगाऊंगा तो अपने आप वैसे बनेंगे, यानी कि मैं इस जूम का जो पेज है मैनुअल बनाऊंगा तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और एक्चुअल लुक आएगा ही नहीं, गारंटी, और महीनों लग सकते हैं, और यहाँ पर सिर्फ 2-4 घंटे के अंदर वो पेज बन के तैयार हो। तो आपने बहुत बार देखा होगा क्लोन क्लोन क्लोन, क्लोन में CSS उठा लो उसकी और अपने में लगा दो, तो फिर सारे टैग वैसे ही काम करेंगे जैसे उनके टैग काम कर रहे हो, इतनी सी मुद्दे की बात, ठीक है। अब अब अपने कोड को कंपेयर करते हैं, यहाँ देखो,
यहाँ पर ये इतना सा कोड देख देख कर आप खुश हो रहे हो, है ना। एक्चुअल कोड कितना होता है जब हम रियल टाइम प्रोग्रामिंग करते हैं, सिर्फ इतना सा होता है, सिर्फ इतना सा। और ऐसी 4 फाइलें वो एक पेज के लिए। अब एक दो तो कल से आना बंद। क्यों? तुमने हेलो का H1 नहीं लिखा, ये तो इसमें तो चक्कर खाली कर पड़ेंगे। खैर, तो ये हमें नहीं लिखना, तो ये मैंने बताया क्यों, अब आपको सही में आएगा। मैंने आपको मकान का एग्जांपल दिया, उसी के संग में चलते हैं। अगर आपको दीवार खड़ी करनी है तो आप सिर्फ सीमेंट का कट्टा लेकर आते हो जिस कंपनी का लाना है, ट्रक में, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में भर के आप बजरी लेकर आते हो और ईंटें लेकर आते हो, और एक कारीगर को पकड़ के लाते हो, उसको मिलाता है, दीवार बना देता है। वही हमें करना। अगर हम जाएं ईमानदारी से, तो पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा? नदी में जाना पड़ेगा। नदी से बजरी निकालनी पड़ेगी। बजरी निकालने के लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। और बीच में पीछे जाना है, तो गाड़ी बनी कैसे? पहले गाड़ी बनाओ, और गाड़ी बनाने के लिए फैक्ट्री बनाओ। ये वही वाली बात हो गई। ठीक है ना? और क्या फिर बजरी चाहिए। तो ये एक्चुअल चेन है पूरी की पूरी, यही हमें समझना है। मैं बार बार आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमने नहीं बनाया, ये जिनके काम पे उन्होंने बनाया। अगर हमें वाकई में उस लेवल तक पहुंचना है तो इतनी सारी प्रोग्रामिंग कर कर काम करना पड़ेगा, और देन हमारा काम हो। बट हमारा अगेन कोर्स कौन सा है? कौन सा कोर्स है? नहीं, मन मतलब वेब डेवलपमेंट तो है ही, वेब डिजाइनिंग नहीं है। वेब डेवलपमेंट है यूजिंग मन। उस पूरे मन में कहीं भी डायरेक्टली सीएसएस नहीं है। एक सीएसएस का जो कोर्स होता है वो इसको डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि उनको सीएसएस पढ़नी है। उनका 2-2, 4-4, 6-6 महीने तक जब सीएसएस चलती है क्या उनका? हाँ, वो सीएसएस कोर्स होता है। हमारा कोर्स क्या है? मन। यानी कि हमें बजरी नहीं निकालनी, हमें मकान बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव किस पे? मकान। उसमें क्या क्या लेकर आना है वो हम लेकर आ रहे हैं। तो ये सीएसएस बनाने वाले लोग अलग होते हैं, डिजाइनर अलग होते हैं। और अगर आपको वो भी नहीं करना, तो हमारे पास बहुत सारी फ्रेमवर्क, हवाई मुद्दे के बाद बहुत सारी अवेलेबल फ्रेमवर्क्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो आज से हम बात करेंगे किसकी? फ्रेमवर्क। ये मैंने इसलिए बताया। अब आप कहोगे सर अगर फ्रेमवर्क ही लगानी थी तो इतना भी क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि अगर आप एज इट इज फ्रेमवर्क निकालते हो, उसमें एडिटिंग करनी तो आनी चाहिए। अगर एडिटिंग नहीं करेंगे तो, अगर क्लाइंट ने आपको बोल दिया कि भैया मुझे ये जूम का जैसे फॉर एग्जांपल पेज है, आपने पेज बना दिया अकॉर्डिंग टू रेडीमेड फ्रेमवर्क, सीएसएस फ्रेमवर्क। अब उसने कहा ये जूम को मुझे लेफ्ट में करो, उस वाले को राइट में करो। कैसे करो? इतना तो आना चाहिए। मुझे ये सपोर्ट और इंग्लिश है, इसके ऊपर बॉक्स बनाना है या इसका कलर बदलना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। ये जो फुटर का कलर है अच्छा नहीं लग रहा, ये मुझे राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, टॉप पे करना है, वो नहीं कर पाएंगे। वो करने के लिए हमने क्या सीखा? बेसिक्स कैसे सीखी। अब रेडीमेड टेम्पलेट उठाएंगे और उस टेम्पलेट को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। मकान बनाने के लिए ये तो पता है कि लगता क्या क्या है। मकान बना, यही नहीं पता कि कौन कौन से आइटम लगते हैं, बनाता कौन है, और जो चीज लगती है वो मिलती कहाँ है। उतना तो पता होना चाहिए, तब जाके काम कर। तो हमने वही सारी चीजें सीखी कि मिलता कहाँ है। बूट स्ट्रैप अभी हम बात करेंगे। अगर वो लेकर आया तो अपने हिसाब से चेंज कैसे करें, चेंजिंग हमने सीखी। तो फ्रेमवर्क्स बहुत सारी हैं। अगर हम रिएक्ट पे जाए तो रिएक्ट में 2 सबसे ज्यादा चलती है, एक बूट स्ट्रैप और एक मटेरियल। ठीक है, ये 2 सबसे ज्यादा चलती है। बाकी तो और भी होते हैं, टेलमेट होती है और भी होती है। और जो अदर बैकग्राउंड के हैं, मान लो अगर आपको बात करनी है जेंगो पर या किसी और पर, तो वो बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बूटस्ट्रैप ज्यादा पॉपुलर और ज्यादा यूजफुल, इसलिए बूटस्ट्रैप का यूज, क्योंकि उससे आप हर जगह ला सकते। इवन मटेरियल को भी आप सब जगह ला सकते, मना नहीं करता, बट मार्केट में बूटस्ट्रैप ज्यादा चलता है अदर प्रोजेक्ट्स या अदर टेक्नोलॉजीज के संग में, इसलिए हम बूटस्ट्रैप को करते हैं। आपके 2 एरिया कवर हो गए। दूसरी वेबसाइट में भी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, अदर टेक्नोलॉजीज के ऊपर मतलब, और रिएक्ट में तो करें। 2-3 दिन लास्ट में मैं आपको अगर चाहोगे तो मटेरियल यूआई के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। बट अभी हमारा फोकस क्या है? बूटस्ट्रैप। तो अब बूटस्ट्रैप, ठीक है। ये लिंक्डइन ने बनाई हुई है। मतलब अगेन लिंक्डइन ने क्या किया, अपनी इस वेबसाइट को सुंदर बनाना था, सीएसएस को लिखनी है। उन्होंने सीएसएस लिखी अपने लिए और उसको सीएसएस को पब्लिक कर दिया। यहाँ पर मैंने जूम की भी निकाल दी थी, बट
यहाँ पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं इस वाले CSS को डाउनलोड करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे। उसको उन्होंने एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाकर दे दिया, लिंक्डइन वालों। उन्होंने कहा कि भाई हमने तो काम कर लिया, अब इसको हम ओपन सोर्स कर देते हैं जिससे कि बाकी लोग भी यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम कंपोनेंट लगा रहे हैं, देखो हमने H1 वगैरह लगाया, कितने गंदे से लोग आ रहे थे, इनके थ्रू लगाएंगे तो कितने बढ़िया लोग आएंगे। बहुत फर्क। यहाँ पर वो सारे कंट्रोल्स हमारे, लेकिन इसको लगाने के लिए अगेन वो ये मेरी प्रोग्राम है। ये सुंदर क्यों आ रहा है, जितना भी सुंदर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे ये वाली लाइन काम कर रही है ना। तो अगर मैं बूटस्ट्रैप के थ्रू कोई कंपोनेंट लगाऊंगा, कोई कंट्रोल्स लगाऊंगा, तो उसके अंदर जो क्लासेस और CSS है, आईडीज है, जो टैग्स बने हुए, वो हमारे पास होना तो चाहिए। वो कैसे आएंगे, अगेन यहाँ पर अभी मैंने मेरी CSS की लिंक लगाई और वहां पर बूटस्ट्रैप ने जो CSS बनाकर रखी है उसकी लगाएंगे। और अगर जूम वाले की थी तो जूम वाले की लिंक थी, वो आप लगा दो तो जूम की आपकी काम करने लगे। तो हम इस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, एक उन्होंने डमी कोड दिया है मुझे, सैंपल कोड। ये कहाँ गया, मैंने कहीं गलत जगह क्लिक कर दिया, अभी इसको मैं बैक कर देता हूँ। वो लिंक पे क्लिक हो गया तो शायद। तो देखो, ये रहा मेरा कोड, इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS जावा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके कोड का, जो बॉयलर प्लेट जिसको हम बोलते हैं अपने आप आता है। इसको रन करोगे तो वैसे ही हेलो वर्ल्ड दिखेगा जैसा दिखता था। उन्होंने डिफरेंस बताया कि इस कोड को रन करो और नीचे वाले को रन करो, अंतर समझ में आएगा। तो करते हैं। अब हमें अगले 2 दिन तक सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन कॉपी पेस्ट कहाँ से और कहाँ लगाना है ये भी सीखना पड़ेगा। देखो फिर जरूरत ही क्या है। ठीक है, तो यहाँ आ गए, एक नई फाइल बना लेते हैं हम। xp2.html। ये तो वही कोड है ना, आप बॉयलर प्लेट लगा दो, ऐसे कैसे आ जाएगा। इसको रन करते हैं, ऐसे आता ना। अब वो कह रहा है ये डिफॉल्ट हो गया, इंक्लूडिंग CSS तो जावास्क्रिप्ट। इनिशियल लेवल पे अभी हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं, बट आगे तो पड़ेगी। तो अभी हम इस पूरे को लेते हैं, कॉपी, कंट्रोल A और कंट्रोल V। इस कोड को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर ये लाइन बढ़ गई सिर्फ, ऊपर का तो वही है ना। ये देखो, अभी हम समझेंगे ये लाइन क्या है। ये लाइन बढ़ी है एक, और एक ये वाली लाइन बढ़ी है, बाकी तो पूरा वही है, हटा दो आप। अब इतना लगाने से क्या हुआ, सबसे पहले तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा होगा, जिस वजह से ये ऊपर चिपक गया, जिसकी मार्जिन पैडिंग इन्होंने 0 या चेंज करी होगी। इन्होंने H1 का फॉन्ट चेंज किया होगा, कोई डिफॉल्ट ऐसा नहीं आता जैसा हमने किया था। तो क्या सिर्फ इतना ही हुआ, नहीं, इसमें तो बहुत कुछ है। ये तो 2 एग्जांपल। अब इस कोड को देखें जरा, ये क्या है, लिंक यानी कि CSS। ये हमें कहाँ से मिल रही है, CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क करके एक होता है, वहां से मिल रही है। JS deliver.net npm bootstrap 5.3 वर्जन है। टेस्ट फोल्डर के CSS फोल्डर के अंदर bootstrap.min.css नाम की कोई इन्होंने फाइल बनाई है, वहां से इंपोर्ट करनी। अभी हम हमारे फोल्डर से कर रहे थे क्योंकि हम ही बना रहे, अब कहीं और किसी और ने बनाई है, हम वहां से उठा रहे हैं। जब भी वो अपनी वेबसाइट में कोई चेंज करेंगे, हमें अपने आप दिख जाएगा। तो देखिए, ये देखिए, वही इतना सारा है। तो जो आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट इतनी अच्छी दिख रही है, या लिंक्डइन इतनी अच्छी दिखती है, या बूटस्ट्रैप के ऊपर बनी बहुत सारी वेबसाइट अच्छी लगती है, उसके पीछे ये कहानी लिखी है जो CSS प्रोग्रामर्स ने लिखी है। हम CSS प्रोग्रामर नहीं, हम कौन है, बर्न डेवलपर। पुट्टी वाला कोई पेंट थोड़ी ना करे, और पेंट वाला दीवार नहीं खड़ी करे, सिंपल बट। अब यहां से मैंने मिन हटा दिया थोड़ी देर के लिए। मिन से क्या होता है, वो जो बीच के आप एंटर मारते हो ना, अभी आप पढ़ ही नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं पढ़ पा रहे थे, क्योंकि जो नॉर्मल CSS है उसमें वो क्या करते हैं, इस एंटर को और स्पेसेस को हटा देते हैं। वो कोड वही है जो आप जानते हो, बट वो लिखा हुआ ऐसा है। अब अगर ऐसा लिख दूंगा तो पढ़ पाओगे कोड, ये बट उसमें क्या होता है, स्पेस कम लगता है। अल्टीमेटली एंटर का
स्पेस बच गया ना, तो कोड ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा मत डरो कि पता नहीं क्या लिखा था, अब आपको समझ में आने लगेगा। तो मिन का मतलब होता है मिनीफाइड वर्जन। जैसे मैंने मिन वाली फाइल हटाई, नॉर्मल फाइल पे आ गया, अब आपको कम से कम समझ में आने लगी कुछ कुछ। वो बात की नहीं आएगी, ये देखो, तुम करो ना, ये देखो इन्होंने क्या बोला, ओएल के अंदर ओएल, यूएल के अंदर यूएल, ओएल के अंदर ओएल और यूएल के अंदर ओएल के लिए मार्जिन बॉटम 0 कर दो। का बड़ा हटा दो, इनके लिए, इन सभी के लिए ओएल, यूएल और डीएल पर टॉप का 0 कर दो और ये कर। अब पढ़ तो पा रहे हो कम से कम, तो हमने जो पढ़ा था उसके बेसिस पे आपको समझ में आ रही है चीजें, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब आप कोई भी टैग को कम से कम पढ़ा और समझ सकते हो, बनाने के लिए टाइम खराब नहीं करना। बट अगर मैंने किसी ने बोला कि भाई ये लेवल है, इसका इनलाइन ब्लॉक की जगह मल्टीपल लाइंस कर दो, लेफ्ट कर दो, राइट कर दो, वो तो कर पाओगे आप। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव, क्लियर है पॉइंट? आपको ये समझ में आ रही है चीजें क्या लिखी है, आपको ये पता है कि टी हेड मतलब हेडिंग जैसी होता है, टी बॉडी को टी आर टी डी टी एच जब भी लगाएंगे तो कलर इनहेरिटेड होगा, बॉडी स्टाइल सॉलिड होगी। बॉर्डर स्टाइल आप जानते हो क्या होता है, जो हमने एक संग लगाते थे इन्होंने तो क्लॉ में लगा दिया और कुछ। तो ये आना चाहिए तब जब हम ये लगाए, तो आपको इतनी चीजें तो क्लियर होगी ना, है? तो इतना सारा कोड कहने का मतलब ये है जिसके वजह से वो चीजें हमारी सुंदर होगी। ठीक, अब ये क्लासेस डालेंगे, वो तो सिंपल था। अब हमने भी तो बनाया, पहले टैग बनाए, फिर क्लासेस बनाई, फिर इंटरनल बनाई। तो ये इंटरनल क्लासेस है, उस क्लास के अंदर नॉट फर्स्ट चाइल्ड पहले पे काम ना करे, वो अभी हम डीप पे नहीं जा रहे, उनके लिए बनाया। पहले पे ना करे, दूसरे पे करे, तीसरे पे ना करे, बहुत सारी डिटेल्स है। ये देखो, ये मल्टीपल क्लासेस बनाई है कॉमन। इसका क्या मतलब है, इस वाली क्लास के अंदर ये वाली क्लास पर और कॉमा लगाए, दूसरा सेपरेशन शुरू हो गया। इस क्लास के अंदर ये वाले फीचर्स काम करने चाहिए। ठीक है, जो एनिमेशन वगैरह आते हैं वो सब इससे बनते हैं। तो वापस अपने कोड पर ये इन शॉर्ट ये हमारे काम के नहीं, कम से कम प्राइमरी लेवल पे तो बिल्कुल नहीं। जब हमें कुछ एडिटिंग करनी होगी तो फैमिलियर हो जाएंगे तब करेंगे। और ये बनाना तो हमें बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हम डेवलपर हैं ना कि सीएसएस डिजाइनर। तो ये आपको लगाना कंपलसरी है, तभी जो भी अभी हम कंट्रोल ऐड करेंगे वो सुंदर बनेगा। तो ये कुछ थ्योरी है, पढ़ लेना, पढ़ना हो तो। अब मैं क्या लगाऊं, बटन लगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सर्च मारो यहाँ पे, अरे बटन नहीं लगाता, यहीं से उठा लेते हैं। लेआउट, कंटेंट, चेक बॉक्स, ये आ गए यहाँ से। चलो, पैजेस, बटन, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, लिस्ट है पूरी बटन की। अब देखो आपको वो ऑप्शन दे रहा है कितने सारे। अभी तो सिंपल है, इसको मैं उठाता हूँ, कॉपी। अब अगर बटन के बारे में पता होना चाहिए, बटन क्या होता है, बटन की बात तो यूज कैसे करो। इस पेज में अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा एरिया है जहां पर हमें काम करना है। उसके ऊपर हेडर है और नीचे सीएसएस लगी हुई है। यहाँ मैंने बटन को चिपका दिया, कंट्रोल एस, और ये बेस क्लास लगी हुई। बटन तो लग गया, लेकिन अब देखो हम लगाते वैसा आता था, यहाँ ऑप्शन दे रहा है, बटन लगा हुआ है ये, लेकिन आपको एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिख रहा है। चलो दूसरा लगाते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस समझेंगे क्या। ये बटन के कुछ वेरिएंट्स हैं, 4-5 बटन के कॉम्बिनेशन हैं, उनको भी हम लगा देते हैं। ये भी मैंने यहाँ चिपका दिया, कंट्रोल एस। ठीक है, ये मेरा पहला बटन है और ये उसका आउटपुट है पहले वाले, बेस क्लास है। जो कितने सारे वैरायटी के बटन आ गए, कैसे आए, तो सुनो। यहां पर इन्होंने क्या बोला, सिर्फ टाइप बटन एक ही क्लास लगाइए, बीटीएन। कलर वगैरह के लिए कुछ ऐड ही नहीं किया, इसलिए वो आया नहीं। अब नीचे वाले पे देखो, ध्यान से देखो, अगर दो क्लासेस मुझे लगानी है तो अगेन स्पेस से लगा देंगे। अभी तो एक लगाते हैं, अगर मल्टीपल क्लासेस लगानी, स्पेस देते जाओ, लगाते जाओ। तो इस बटन में दो क्लासेस लगी, एक बेस बटन जिसमें वो कलर बैकग्राउंड वगैरह था हटाने वाला काम किया था, वो लगा हुआ है।
फिर btn हाइफन प्राइमरी नाम की कोई क्लास बनाई होगी इन्होंने, उसके अंदर कुछ कलर शेप, आपको याद होगा रेडियस हमने दी थी, उसकी वजह से ये ऐसा शेप आ गया। फिर सेकेंडरी में भी लगभग सारी चीजें वही है, कलर बदला होगा क्योंकि बाकी तो सब वही है, लेकिन और आगे जाने के बाद लाइट वो शायद सेम ही है, कलर लाइट है, लेकिन आगे उसको लिंक में कन्वर्ट किया है लास्ट वाले। तो आखिरी वाला देखें, ये रहा। तो यहाँ पर क्या लगा है, लिंक। बाकी सब कलर डिपेंडेंट थे, और यहाँ इस वाले में बटन को लिंक में कन्वर्ट किया है, तो जो भी मेहनत की होगी वो उस क्लास के अंदर की। चलो हम एक इनमें से क्लास को सर्च मारने की कोशिश करते हैं, शायद मिल जाए। ये कहाँ गई हमारी, बंद कर दी क्या मैंने, री ओपन कर देते हैं। यही है सर्च, देखो आ गई। तो वो आपको जो इतना सुंदर सा दिख रहा है ना, उसके पीछे इतनी सारी कहानियां लिखी गई हैं। जो कर्सर रखते हो कलर बदल जाता है, उसको होवर बोलते हैं, हम आगे देखेंगे। ये इतना सब कुछ लिखा गया है। आपके में बटन एकदम से आए थे, कई बार देखोगे घूमते घामते से आते हैं, लहराते हुए आते हैं, वो सब इन्हीं से होते हैं, उनको हम एनिमेशन ट्रांजिशन वगैरह बोलते हैं। थोड़ी एडवांस लेवल की सीएसएस है। अभी सिर्फ आपको बताना ऑब्जेक्टिव है कि इस तरीके से आपने उसको अप्लाई। चलो एक अपना देसी बटन भी लगाते हैं, वो भी तो जरूरी है। तो देसी बटन का मतलब सिंपल क्लास हटा दी मैंने, ये तो वही है, सिर्फ इतना सा हटा दो, क्योंकि जो पूरा खेल है वो तो इसी का है ना। ये देखो आ गया देसी, और उसके आगे फिर आपने जो भी लगाए हैं वो कैसे आ रहे हैं। तो आपको ये क्लासेस याद करनी है और रटनी नहीं है कि चूरन खा रहे हैं और याद कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रोजेक्ट बनाना है, और प्रोजेक्ट बनाते बनाते अपने आप आपको याद हो जाएगी। रटोगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला ना। मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है। अब आपको क्या करना है वो सुन लो। सिंपल कॉपी पेस्ट करना है। तो एडिटिंग कैसे करनी है, अलाइन कैसे करना है, आपस में इंटीग्रेशन कैसे करना है, बात की बात। आप क्या करो, बूट स्ट्रैप पे जाओ, एक एक करके सारे के सारे कंट्रोल्स को कॉपी और पेस्ट ही कर दो, इतनी काफी है। फायदा क्या होगा, इन सारे टेक्स्ट के नाम याद हो जाएंगे, और ये पता चलेगा कि किससे क्या होता है और कैसा दिखता है। आज का काम सबसे सिंपल है, दिमाग नहीं लगाना, नॉर्मली बोलते हैं दिमाग लगाओ। आज इतना तो लगाना है कि ये मतलब कॉपी पेस्ट करके जगह पर आ जाओ। उसके बाद कार्ड लगाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप एक दो तो लगा ही देता हूँ। कार्ड, आपने बहुत सारी वेबसाइट में ऐसे ग्रिड्स देखे हो। आप हमारी वेबसाइट पे चले जाओ, कॉलेज में कहीं चले जाओ, किसी वेबसाइट पे, तो ग्रिड्स कैसे लगते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V से लगते हैं अभी तो। बाकी अंदर की कहानी बात है। अब क्या है, क्योंकि BR नहीं तो सारे बटन एक साथ हैं, मैं एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे, छोड़ो। कंट्रोल C, ये देखो वो क्योंकि स्पेस खत्म हो गया था, अपने आप ही नीचे आ गया। अब यहाँ इमेज नहीं आ रही क्योंकि इमेज वहां थी नहीं, तो अभी हम IMG इसमें इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो कार्ड बन गया। अगर आप खुद से बनाते हो तो ऐसा लुक आता है नहीं है। चलो और थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक नैप बार होता है, क्राउजल अभी छोड़ो, नैप बार, ये रहा नैप बार। नैप बार समझते हो, अभी नाम नहीं पता, वही मेरा ऑब्जेक्टिव है। जैसे नैप बार नाम से नहीं है, लेकिन इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा नैप बार किसको बोला जाता है। ये देखो इसको बोलते हैं नैप बार। और इसको हम कहाँ लगाएं, नीचे भी लगा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऊपर लगाना ज्यादा बेटर है। बटन H1 के भी पहले लगा देते हैं, बट बॉडी में रहना चाहिए, अंडरस्टूड सी बात है। ये देखो ये मेरा नैप बार है, ये अभी जूम ज्यादा है। ये मतलब हेडिंग, सिंपल वर्ड, टाइटल बार, जो भी आप बोलो। यहाँ पर उसको क्या बोला जाएगा बूट स्ट्रैप में, नहीं। तो आपको कम से कम कॉपी पेस्ट किया, अंदर क्या है कोई दिक्कत नहीं। नाम तो पता चल गया, नैप बार किसको बोलते हैं, कार्ड किसको बोलते हैं, बटन किसको बोलते हैं। यही हमारा भी प्राइमरी लेवल पे ऑब्जेक्टिव है। एक होता है मॉडल, जिसको आप जब देखते थे तो बड़ा अच्छा लगता होगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, कंट्रोल C, और इसमें हम एक्सपर्ट। यहाँ पर भी वेराइटीज है, अभी मैं टैग बता रहा हूँ मॉडल। तो मॉडल में भी नीचे आते जाओ, बहुत सारी वेराइटीज है, ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं। देखना नहीं है अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। किसी भी एक को रेंडमली पकड़ लेते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं। ये चार पांच ऑप्शंस हैं, कॉपी।
और मैं चाहता हूं कि H1 के ऊपर ही लग जाए वो भी। सेव। एक चीज और, अरे कॉपी नहीं हो रही, कुछ और कॉपी हो गया। अच्छा ये ब्लैंक वाले एरिया कॉपी हो गया, सॉरी, मुझे दूसरा एग्जांपल लेना चाहिए। ब्लैंक वाला नहीं चाहिए यार, मजा नहीं आता। ये ठीक। देखो ये होता है मॉडल, आपने देखा है लगभग हर वेबसाइट पर ऐसा पॉपअप बन के, एक ऐसी विंडो बन के आती है। उसकी कहानी यहाँ लिखी है, कंट्रोल C, और इस वाली डिव को मैं हटा देता हूँ, ये मेरे काम की नहीं, बट समझने के लिए तो काम की है। मॉडल कैसे लगाया, अगेन पूरी कहानी पीछे लिखी है, हमने सिर्फ लिख दिया मॉडल, डायलॉग डायलॉग बन गया। फुल स्क्रीन वाला है तो मॉडल फुल स्क्रीन। एसएम क्या होता है बात करेंगे, स्मॉल लार्ज मीडियम कैटेगरीज होती हैं अलग अलग डिवाइसेस के लिए, मोबाइल पर, टैबलेट पर, लैपटॉप पर, अलग अलग रेजोल्यूशन के लिए होता है। अभी तो हम हटा देते हैं। ओके, किसको लगा, तो देखो बन गया बटन। कितनी देर लगी, ये स्विच वाला मॉडल लगा होगा शायद। तो आपको क्या करना है, हो सकता है दो चार आपको समझ में ही नहीं आया कि क्या मीनिंग है, बट कॉपी पेस्ट सारे करने हैं, हेल्पर्स और ये। बाकी फिर हम कल तो अपने लेवल पर आगे बात करेंगे। बंद करें, मजा आया। तो 2 दिन में अब हमारा टारगेट क्या है, 2 दिन में, अगले 2 दिन 3 दिन में एक स्टैटिक वेबसाइट तैयार हो जाए। स्टैटिक वेबसाइट तो हमने शुरुआत में HTML में भी करी थी, यहाँ रिज्यूम बनाया था, बट वो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर था, क्योंकि वहां पर हमने स्ट्रक्चर ही डिजाइन किया था, उसको सुंदर नहीं किया था। अब इसके थ्रू वो काम करेंगे तो वेबसाइट बिल्कुल वैसी दिखेगी जैसी आपको रियल टाइम पर दूसरी दिखती है, लुक वाइज, लुक आ जाएगा उसको। ठीक है, तो करते हैं कल, अभी मैं इसको बंद करता हूँ। अगले 2-3 दिन का टारगेट क्लियर है ना, बूटस्ट्रैप और CSS पे प्रैक्टिस करनी है, और अपनी खुद की स्टैटिक वेबसाइट बनानी है जो पीछे बनाई, पीछे HTML पे बनाई थी, अब HTML प्लस CSS पे बनाई, काम खत्म। फिर अगले मंडे से उनको वर्किंग मोड पे तो लेकर आओ, तो उसमें हम क्या इंटीग्रेट करेंगे, जावास्क्रिप्ट। तो हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, वो बनाया। फर्नीचर तो अलग बनता है, दीवार अलग बनती है, खड़ी होती है, फिर फर्नीचर को वहां पर ले जाके रखते हैं। सेम सिनेरियो, मैं मकान के एग्जांपल इसलिए बताता हूँ कि बहुत जल्दी दिमाग में फिट होगा। पंखा तो कहीं और किसी फैक्ट्री में बनाया ना, किसी और ने बनाया, आप लाए और उसको टांग दिया, बस यहाँ पर वो हुक लगा है कि नहीं, मतलब कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। प्लग आपने प्रॉपर लगाया है कि नहीं, स्विच प्रॉपर काम करता है कि नहीं करता, तो प्लग बिजली वाले ने लगाया, हुक जो RCC डालते उन्होंने फिट किया होगा, फैन किसी और ने बनाया, किसी और इंजीनियर ने, किसी और कंपनी ने, किसी और फैक्ट्री ने बनाया, आप लेकर आए, लेकर आने वाला भी कोई दूसरा ही होगा अगर आप बड़े लेवल पर बात करें तो, और फिर यहाँ पर आता है वो इंटीग्रेट। तो हर एक का रोल अलग अलग होगा। हमारा रोल है बर्न डेवलपमेंट करना विद द हेल्प ऑफ जो भी हमें सिनेरियो में मिला हुआ है, वो सारी चीजों को यूज करते हुए एक वेबसाइट बनाना, और उसकी शुरुआत स्ट्रक्चर बना लिया। अब डायनेमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगले मंडे से वो सॉरी उल्टा बोल दिया, बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, अगले 2 दिन में उस स्ट्रक्चर को डिजाइन कर देंगे, और फिर मंडे से उस स्ट्रक्चर को डायनेमिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें, फिर वापस रिएक्ट पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम बना रहे हैं तो मल्टीपल पेजेस यहाँ वहां भाग रहे हैं, जो रिएक्ट के बेनिफिट है वो नहीं, फिर उसमें रिएक्ट इंक्लूड होगा अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर। फिर हमारी जो रिमेनिंग चीजें हैं वो शुरू, तो ये भी मैंने आपको आज से 15-20 दिन तक का पूरा सिनेरियो क्लियर किया। मन में अभी सिर्फ आर पे बात हो रही है, या आर से पहले वाले बेस पे और आर पे बात हो रही है, ME और एम का, M फॉर मोंगोडीबी, E फॉर एक्सप्रेस, N फॉर नोटबुक, तो गायब। तीसरे महीने से हमारी उन चीजों पे बात होगी। ओके, बट 80% एरिया या 70% चीजें आपको रिएक्ट आ गई, तो 70% आप मान डेवलपर हो, क्योंकि बाकी सब कुछ भी जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है। जो मेन बेनिफिट होता है, जावास्क्रिप्ट आती है तो रिएक्ट आई, तो अभी आपको रिएक्ट सीखने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट भी सीखनी पड़ रही है, और जावास्क्रिप्ट आ गई तो रिएक्ट आई। तो नोड में आपको सिर्फ नोड सीखनी होगी, ना कि जावास्क्रिप्ट सीखनी होगी, तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, और अगर नोड पहले करते तो नोड में हमें प्रॉब्लम आती, रिएक्ट हमारे लिए इजी हो जाता। ठीक है, बंद करते हैं इसको।